अर्थव्यवस्था सबसे पहला टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक का इसमें पहले दिया हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब करी गई है? 6 अप्रैल 1948 को की गई है। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई थी 30 अप्रैल 1956 में। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है मुंबई। ठीक है, इसमें मिक्सचर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सब आए हुए ज़्यादातर क्वेश्चन है पीसीएस के और यूपी ट्रिपल एससी के। तो एक तरीके से ठीक कलेक्शन है, अच्छा खासा कलेक्शन है। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, मंगाते ही है बाहर से। वस्तुएं और स्थल, पर्ल फिशिंग हमारा तूतीकोरिन। ऑटोमोबाइल्स अच्छी खासी इंडस्ट्री है हमारी पुणे में। पोत निर्माण मोर मुगांव। ठीक है, हमारे इंडिया से न जाने कितने डिफेंस का काम सब यहीं होता है। इंजीनियरिंग सामान ये पिंजौर में हमें अच्छा खासा मिल जाता है इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये सोवियत संघ की हेल्प से हमने डेवलप करा था। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। इसको हमने ब्रिटेन के सहयोग से डेवलप किया था। राउरकेला स्टील प्लांट, इस जो कि उड़ीसा में, इसको हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि हमारे कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। भारतीय हीरा संस्थान ये पीसीएस में आया हुआ है। ये कहाँ है? सूरत में स्थापित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। नेक्स्ट है, वस्तुएं और प्रसिद्ध स्थान। उर्वरक उत्पादन ये हमारा आंवला बरेली में होता है। रबर का मोदी नगर मेरठ में। पॉलीफाइबर बाराबंकी। और विस्फोटक कारखाना, ठीक है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कानपुर में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है विस्फोटक कारखाना कानपुर में है इसका। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग हैं। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्वपूर्ण पूंजी मूल्य की तुलना से अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं और कृषि के बाद सबसे ज्यादा है कपड़े में। आगे बढ़ते हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु है। ऊनी वस्त्र मिल ऊन उद्योग का लगभग 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें कहाँ हैं? अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यूपी स्पेशल के नाम पे यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारतीय नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर स्थित है, जो कि कहाँ है? एमपी में। एमपी पीसीएस में वो पूछते हैं। देवास में क्या होता है भाई? करेंसी छापने की, करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है देवास? देवास में एमपी में ही है। नेक्स्ट है एचएएल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में नालको, का वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम है। नेक्स्ट है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यदि क्वेश्चन देखें और लेखपाल में इस तरह के एक दो क्वेश्चन आए हैं 2008 में, 2015 वाले पेपर में आया है। सबसे पहले बात की गई है योजना आयोग की।
योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ठीक है, समिति का नाम पूछा जा सकता है। योजना आयोग का गठन किसकी किसकी समिति की अनुशंसा पर हुआ था? नियोगी समिति की। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। यह एक क्या है? गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। यह एक सलाहकारी निकाय थी। ठीक है, एडवाइजरी। फिर है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, जब प्रधानमंत्री होते तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण करना, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी लाना और समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास भी करना। ठीक है, ये सब हमारे भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य थे। अब पहली बात करी गई है पंचवर्षीय योजना की, वो भी पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक थी, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये मॉडल पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था, जिसको बोला जाता था नेहरू मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे ज्यादा हमने फोकस रखा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 था, उसमें आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया। 1966 से 69 के काल को क्या बोला जाता था? प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी गई। इसमें कोई भी हमारा योजना नहीं थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष पूर्व वर्ष 1974 में ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है ना। तो एक याद करने के लिए है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना ने अपने 5 साल नहीं कर पाया, है ना। याद करने के लिए ठीक सा पॉइंट है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना वो थी जो अपने खुद के 5 साल नहीं कर पाई थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष, ठीक है, हमने पढ़ दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 का केंद्रीय बिंदु क्या था? तीव्र, धारणी और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, फास्ट हो गया, धारणी मतलब सस्टेनेबल, और अधिक समावेशी मतलब मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। ये हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक का था, इसका केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट है 12वीं योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे। जीडीपी दर क्या टारगेट था? 8%। कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी रखनी थी हमको? 4%। ठीक है, अभी कृषि ज्यादातर 3 पॉइंट समथिंग ही रहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे एग्जाम में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। ये वर्तमान, अब तो ये बदल गए हैं। ठीक है, अब ये भी बदल गए, ये फैक्ट हटा दीजिए, करंट अफेयर से अपडेट करिए। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं की विकास उपलब्धि। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? 2.1। कब से कब तक थी? 1951 से 56। और वास्तविक उपलब्धि कितनी हुई? लक्ष्य था 2.1, लेकिन हमने 3.60 पा लिया। दूसरी योजना 1956 से 61 में थी, लक्ष्य कितना था? 4.5, और हमने कितना पाया? 4.30 तक पा गए। ठीक है, इस तरह से ये सब पूरी योजनाएं दे रखी हैं। तो सबसे ज्यादा हमारी ग्रोथ किस में दिखती है? 11वीं योजना में। ठीक है, 2007 से 2012 में। सॉरी, लक्ष्य हमने बनाया था 9 का, लेकिन हम वास्तविक उपलब्धि कितनी कर पाए? 8 की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फास्टेस्ट
जो ग्रोथ रेट थी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी। पहली तीन योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। बात करते हैं नीति आयोग की। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना भी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। ठीक है, नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था माना जा रहा है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना, संचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना, आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलित सुनिश्चित करना, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो, रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति की क्षमता की निगरानी करना, महत्वपूर्ण हित धारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों तक उसका प्रचार करे। आगे बढ़ते हैं। और भी पॉइंट है, जैसे आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। ना जाने कितनी स्कीम में सब नीति आयोग ही कंडक्ट कराता है, बहुत सारे सर्वे हमारे नीति आयोग ही कराता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारी स्वच्छ भारत रैंकिंग वगैरह आती हैं, सब कौन करता है? नीति आयोग ही करता है। फिर अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह होती है, उसमें भी नीति आयोग ही बहुत कुछ एफर्ट देता है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। फिर है नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। ठीक है, एलजी वगैरह भी सब इसमें शामिल होते हैं। फिर है विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। वे विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होंगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष तथा उसके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष, विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा निम्न भी होंगे। कौन? उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य होंगे, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे।
अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। पदेन सदस्य कौन होंगे? अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिसकी नियुक्ति एवं निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना, तो अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष अभी बदल गए, हटा दीजिए इसको। फिर है पूर्णकालिक अधिकारी श्री अमिताभ कांत, ये भी मेरे ख्याल से बदल गए हैं, एक बार देखना पड़ेगा। सीईओ बदल गए हैं, मेरे ख्याल से सीईओ भी बदल गए हैं। ये इसको पूरा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी संविधानेतर निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना निम्नलिखित है। संरचना में कौन है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य, अब तो नीति आयोग हो गया होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। कार्य क्या है? योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना। नोट: वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में यथावत है। भारतीय संविधान में नियोजन। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 38, 39 व 46 से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में मिलता है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, राज अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये बुक का नाम लिख देते हैं, पुस्तक किसने लिखी है, तो एडम स्मिथ ने लिखी। कौन सी बुक? द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1776 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है जॉन मेनार्ड केन्स को, ठीक है, केन्स को। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हमारा विनिर्माण एवं निर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब आती हैं, गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र विद्यमान होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों जिनको हाई यील्ड वैरायटी की खोज की। इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इसी कारण वॉरलॉग को हरित क्रांति का क्या बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। इन्होंने क्या किया? मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों, हाई यील्ड वैरायटीज, जो हमारे बीज हैं, इनको यूज किया गया। उर्वरक, सिंचाई के माध्यम से पोषण देना तथा कीटनाशकों के माध्यम से संरक्षित करना, तो ये सब एक पैकेज था, ठीक। हम हाई यील्ड वैरायटी बीज यूज करेंगे, सिंचाई की सुविधाएं अच्छी करेंगे, कीटनाशक उर्वरक वगैरह भी देंगे। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण, ठीक है, मैकेनाइजेशन भी कहना चाहिए, मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रैक्टर वगैरह यूज करो भाई, और भी जो मशीन्स होती हैं वो सब यूज करना है।
प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया और 1966 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को समपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभाव्यता तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया। अब बात करते हैं कृषि वित्त। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि आगतों इनपुट्स के लिए अल्पावधि ऋण 15 माह से कम, मशीनें आदि खरीदने हेतु मध्यावधि ऋण 15 माह 5 वर्षों हेतु तथा भूमि स्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने आदि जैसे जरूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कृषि वित्त के स्रोत। पहला है इसमें संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है। नेक्स्ट है गैर संस्थागत। महाजन साहूकार लोगों से, दोस्तों से, जमींदार उन लोगों से, व्यापारियों से हमने पैसा ले लिया। स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका अधिक थी। ठीक है, लेकिन अब संस्थागत लोग इंस्टीट्यूशन से लेना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में ठीक है ना उधारी से काम चला लेते हैं लोग। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार है। वर्ष 2018 और 2019 से कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंकों का है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। जो कृषि वित्त है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारी वाणिज्यिक बैंक, कितना है? लगभग 75.68%। इसके बाद आती हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बाद आती हैं रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्या बोलना चाहिए हम। नेक्स्ट है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय, ये दुग्ध आपूर्ति से संबंध है, ऑलरेडी पीछे का क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब पूरी क्रांतियां दे रखी हैं इन्होंने, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए होती है। श्वेत दुग्ध के लिए है। पीली, ठीक है, येलो रिवोल्यूशन हमारा तिलहन से रिलेटेड है, ऑयल से। नीली क्रांति हमारी मत्स्य से है। रजत क्रांति हमारी अंडा या मुर्गी पालन से है। लाल क्रांति हम मांस या टमाटर उत्पादन से कंसीडर करते हैं। रजत रेशा क्रांति ये कपास से संबंधित है। स्वर्ण गोल्डन फाइबर ये हमारा जूट हो गया। गोल्डन क्रांति ये फल उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी या धूसर क्रांति ये हमारे उर्वरक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। गोल क्रांति मतलब आलू उत्पादन, ठीक है। और गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति में हमारा कभी कभी इसको प्याज है मांस को भी ले लेते हैं, क्योंकि 2014 के इलेक्शन के टाइम मोदी जी खूब भाषण देते थे, वो पिंक रेवोल्यूशन बोलते थे। वो एक तरीके से अटैक करते थे कि भाई हमारे यहाँ पे कैसे जानवर काटे जा रहे हैं ये सब। तो ये मांस से का भी संबंध गुलाबी क्रांति से। आगे बढ़ते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। भारत में बैंकिंग इतिहास। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ हुआ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1786 में इसका नाम क्या हो गया, में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पहला बैंक कौन था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में। ये हमारे आधुनिक काल का पहला बैंक था। उसके बाद भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित किया गया। इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आया। आगे चलकर वर्ष 1921 में
इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, गठन कर दिया गया 1 जनवरी 1955 को। 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में सामने आया। ठीक, एक तरीके से आरबीआई, सॉरी, एसबीआई की हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री कैसे कैसे ये बना। तो 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट बैंक क्या था इसका, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह समिति, यह सीमित, ठीक है, यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय बैंक इतिहास में सबसे एक बड़ी घटना हुई है 19 जुलाई 1969 को, जब 14 बैंकों जिनकी जमा राशि कितनी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, इनका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों, तो 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा राशि वाले जिसमें जो बैंक थे, उनका कर दिया गया आपका राष्ट्रीयकरण। ठीक है, विजया बैंक एवं देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई है 11। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास जो नेशनलाइज्ड बैंक है कितने हैं, 12 हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा करी। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, अभी हमने देखा होगा कितनी होगी, 11 होगी। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसके साथ हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। तो हमारे इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो और कैनरा बैंक, ये हमारे बचे 4। ठीक, बाकी मर्जर के बाद फिर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति के द्वारा की गई। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका 1 जनवरी 1949 को हो गया राष्ट्रीयकरण। ठीक है, सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। आरबीआई के कार्य, आरबीआई का क्या काम है, नोटों का निर्गमन करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, साख मतलब ऋण का नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है, मात्रात्मक मतलब परिणामात्मक नियंत्रण एवं गुणात्मक चयनात्मक नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। तरलता नियंत्रण के उपकरण, ठीक है, सबसे पहले बात की गई है नकद आरक्षित अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो CRR। अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, इसको क्या बोलते हैं, CRR। वर्तमान, ठीक है, 3 फरवरी 2022 में इसकी दर 4 CRR अभी देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से
4 नहीं रहा है, ज़्यादा हो गया, 4.4 हो गया अब शायद, एक बार देखना पड़ेगा। सॉरी, बैंक रेट है 4.4, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, ठीक है, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, सीआरआर आरबीआई बढ़ाएगा, बस ये चीज याद करनी है हमें। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटियो, एसएलआर। ये क्या है? बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, इसको बोला जाता है एसएलआर। वर्तमान में कितना डेटा है एक बार देख लीजिएगा, आरबीआई की साइट पे ही जाके देखिएगा और कहीं मत देखना। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। फिर बात है साख नियंत्रण के उपकरण, रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के साथ सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। यह क्या है? यह वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है, उसे बोला जाता है रिजर्व रेपो रेट। फिर है बैंक रेट, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, उसको बोला जाता है बैंक दर। इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। सीमांत स्थायी सुविधा कर, एमएसएफ रेट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण। नेक्स्ट पहला है परिणात्मक, इसको मात्रात्मक साख नियंत्रण। क्या क्या हमारे बैंक दर है, एमएसएफ दर है, खुले बाजार की क्रियाएं, शेयर की खरीद बिक्री करना है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब हमारे क्या है? परिमाणात्मक हमारे साख नियंत्रण उपकरण है। उसी तरह है हमारे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण उपकरण। क्या है? न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर देना, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड का निर्धारण। तो ये सब हमारे चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण हो गए। अब बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 से स्टार्ट हुई। ठीक है, याद करने वाला फैक्ट है कि 1975 से हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% जो पूंजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक की, एक स्पॉन्सर बैंक होता है, तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है, जिले स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख संगठन है। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। नोट: कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों के द्वारा दिया जाता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी। फिर है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई की स्थापना हुई 1955 में। ठीक है, फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई है। सेंसेक्स बीएसई निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड
भारत में केंद्रीय क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। ठीक है, लखनऊ में इसका है हेडक्वार्टर। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक स्टॉक प्राइस इंडेक्स है। बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स बोला जाता है। बम्बई शेयर बाजार बीएसई दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। ए.डब्ल्यू. फिलिप्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा नहीं है, अब ये नहीं है, हटाओ उसको। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। ठीक है, उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आया है यूपी पीसीएस में। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन है? एक्सिस बैंक ने संघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। यह अवैध कार्य माना गया है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब किसी कोई इंस्टीट्यूट है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर कोई लीक कर दे तो क्या है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग है एक तरीके से। आरबीआई ने दिसंबर 1969 से लीड बैंक योजना प्रारंभ की थी। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी नकद, कैश या मुद्रा मनी का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं एटीएम आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर पीएलआर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं, सन दे रखे हैं। भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया 1955 में। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 1975 से स्टार्ट हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड है 1982 और सिडबी 1990 में स्थापित किए गए। M3 M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर उसमें दिया रहता है सब फॉर्मूले वगैरह। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है इसको रेपो रेट कहलाती है, जबकि प्रक्रिया की विलोम रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं सब। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। काली मुद्रा, ठीक है, ब्लैक मनी से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। ठीक है, जिसमें चोरी की गई टैक्स की। देश और मुद्रा का नाम, बांग्लादेश में चलता है टका, नेपाल में चलता है रुपया, इराक में चलता है इराकी दिनार, इटली में चलता है लीरा, वर्तमान में यूरो चल रहा है, थाईलैंड में चलता है थाई बहत, वियतनाम में वियतनामी डोंग, ईरान में रियाल, चीन में युआन, जापान में येन, भारत में रुपया, तुर्की में टर्किश लीरा, मलेशिया में रिंगरिट चलता है, दक्षिण कोरिया में चलता है दक्षिण कोरियन वॉन। ठीक, अब तक हमने देखा 1991 तक क्या जो भी सुधार किए गए वो। अब बात करते हैं वर्ष 1991 में
आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। जनवरी 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या 11 तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो चुकी है। भारत की 11 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं? पूरी लिस्ट दे रखी है, देख लेते हैं क्या क्या है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल और बीपी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल है। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड हो गई हमारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारी लेटेस्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमारी लेटेस्ट कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, चार ऑप्शन कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो मीरा सेठ समिति ये हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है, के विकास से के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है BIFR का विस्तार रूप क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 1987 में की थी। रोजगार की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित है। मिनरल कमोडिटी समृद्ध 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। ठीक है, तो हमने शायद जापान से आगे निकला है, ये था दूसरे नंबर पे भारत आ गया है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक, स्थान और उत्पादन कटनी में सीमेंट, सूरत में सूती वस्त्र, चुर्क में सीमेंट और ध्रुव रिएक्टर ये कलपक्कम में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास IDDC का आकार है। गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। ठीक, मेरे ख्याल से पीसीएस में 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर में होता है। आधुनिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण लौह इस्पात को माना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वर्ष 1991-92 से आरंभ हुआ था। स्थान और औद्योगिक केंद्र विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मुरी, मुरी कहाँ है? झारखंड में, मुरी एक्सप्रेस भी चलती ट्रेन, तो मुरी झारखंड में, ये एल्यूमिनियम के लिए है। गुड़गांव अब गुरुग्राम हरियाणा मोटर गाड़ियों के लिए। ठीक है, हमारे मारुति सुजुकी का प्लांट भी यहीं पे है। और पनकी उत्तर प्रदेश ये उर्वरक के लिए है। पनकरी बोले तो कानपुर में ही है हमारे, यहाँ पे उर्वरक। ठीक है, नेक्स्ट है नगर और उद्योग। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल डिब्बे के लिए, है ना। कपूरथला एक बार जाने का मौका मिला, इतना बड़ा प्लांट है कि मतलब एक दिन में देख नहीं सकते हैं। जब चेक कर रहे थे तब गए थे हम लोग, बहुत बहुत शानदार, मतलब इतना अच्छा प्लांट था यहाँ पे। तो रेल डिब्बे हमारे कपूरथला पंजाब में बनते हैं। ठीक है, बरौनी, बरौनी में क्या होता है? तेल शोधन होता है। स्थान और उत्पादन सिंगरौली मध्य प्रदेश फेमस है कोयले के लिए। कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश फेमस है सीमेंट के लिए। कोयली वडोदरा गुजरात फेमस है तेल शोधन के लिए। और आनंद गुजरात ये फेमस है दूध के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण युवकों की नियोजन नियता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई। ठीक है, अब ये योजनाएं जितनी है इसको सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्याज अदायगी और पूर्व प्रदत्त प्रीमियम केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। ठीक, आर्टिकल 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा हम लोग जो याद करते हैं मेंस वगैरह के प्रिपरेशन के लिए, तो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय डेवलप करता है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कॉरिडोर ने दिया था। ठीक है, ऑलरेडी पीछे का क्वेश्चन ये
पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जन्म तिथि है और पैन नंबर अंकित होगा। पैन कार्ड व्यक्ति के पते को नहीं प्रमाणित करता है। पैन कार्ड तो देखा ही होगा, सबने बनवाया ही होगा, तो कंपलसरी है, 10,000 फाइन है यदि आपने आधार से लिंक नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है, हमारा नाम लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, एक पैन नंबर होता है ABCD कुछ करके, और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होती, वो फोटो होती है बस। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में NK सिंह की नियुक्ति की गई, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। फिर है प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा इक्वल्स टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सबसे सर्वाधिक बड़ा होता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है परंतु उसका संग्रहण और विनियोजन कौन करता है, राज्य करता है। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्ग्रहित किए जाते हैं। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। आयकर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है क्योंकि इनमें करापात मतलब इंसिडेंस और कराघात मतलब इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगाया जाता है। बिक्री कर में कर किसके ऊपर, विक्रेता पे लगाया जाता है। कराघात पर अंततः वह क्रेता को अदा करना पड़ता है, करापात, अतः यह अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है मॉड वैट तथा संशोधित मूल्य वृद्धि कर, ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स का संबंध उत्पाद कर से। नेक्स्ट है मूल्य आधारित कर, वैट वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु लक्ष्य आधारित पर प्रणाली है, बहुलक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे चैलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी पीसीएस में आ चुका है। भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर वैट लगाने वाला राज्य कौन है, हरियाणा, 2003। केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाए जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। उत्पादन शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पादन शुल्क एक वस्तु कर है। उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेवा सर्विस टैक्स आदि क्या है, अप्रत्यक्ष कर। आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स ये प्रत्यक्ष कर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया और 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। शराब पर उत्पादन पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है, ठीक है। फिर है सीमा शुल्क, निगम कर से आय के साधन केवल संघीय सरकार के होते हैं। ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। सेनवैट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। फिर है वित्त आयोग और अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी, ठीक है भाई, पहला तो याद ही करना, आजकल इस तरह के क्वेश्चन को बनते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। 9वें के हैं NKP साल्वे, 10वें के हैं KC पंत, 11वें के हैं AM खुसरो, 12वें के हैं C रंगराजन, 12वें का 13वें के हैं विजय केलकर, 14वें के हैं V रेड्डी और 15वें के तो हमें पता ही है NK सिंह है, ठीक है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 2-3 साल पहले अभी यूपी पीसीएस में इन्होंने 11, 12, 13, 14 इसका ऐसा करके मैचिंग टाइप पूछा था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन प्रथम कौन है और अभी का कौन है इसको तो रटा ही होना चाहिए। प्रथम हमारे KC नियोगी थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश वर्ष 1996-97 में किया गया था। चलैया समिति, ठीक है, बहुत बार आया क्वेश्चन।
चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से। मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कंपनी कर वह है जो कंपनी की आय पर लगता है। शब्द बुल और बियर सबको पता है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी रेगुलेट करता है। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई है। एश्वरीज शब्द बीमा से संबंधित है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा। भारत में छिपी हुई, जिसको प्रच्छन्न, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल था। तमिलनाडु ने सबसे पहले 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत करी। संगम योजना 15 अगस्त 1996 की आरंभ की गई है। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना। 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। अब यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर यूपी में। यहाँ उनको सिर्फ सन से मतलब है, डेट से मतलब है, कब क्या आया वो बताओ। तो भारतीय मत्स्य संपदा योजना ये 20 मई 2020 को लेके आया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 से। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में लेके आया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया, लेखपाल में ऑलरेडी आ चुका है। रोजगार गारंटी योजना लेखपाल में ऑलरेडी आ चुका है, 2006 में आया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 में लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा अभियान ये भी आ चुका है 2001। साक्षर भारत मिशन ये तो यूपीए गवर्नमेंट 2 में आई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ये इसकी तो डेट याद करना पड़ेगा। मनरेगा से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में बहुत क्वेश्चन आए थे। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण करके इसका नामकरण दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, अब बोलते हैं मनरेगा, किया जाने की घोषणा करी गई है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। फिर है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता है SK डे। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI द्वारा प्रवर्तित आधार में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तेमंगी गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी। 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई। अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDA का स्थान सतत विकास लक्ष्य SDA ने ले लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया था। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को सम्मिलित किया गया है। मिड डे मील
योजना भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ है। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। पूरा पूरा क्या है? प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा की अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑलरेडी ये लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम कब? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। फिर एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है। तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया गया। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया गया। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ की। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में आरंभ हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। इसका प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं। ठीक है, फिर है प्लानिंग एंड द पुअर, पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। फिर है स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है का पार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भोजन काम और उत्पादन का नारा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अर्थशास्त्री नरके की पोस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? रैगनर नार्के की। जुलाई 2013 में योजना आयोग के द्वारा जारी गरीबी की नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ था। 39.93% लोग गरीब थे। 1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 जारी की गई। अर्थव्यवस्थाओं में सेवा के निर्यात को अध्यक्ष निर्यात कहते हैं। फेमा फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के स्थान पर फेरा वर्ष 2002 से पूर्ण रूप में लागू हुआ। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में वर्ष 1982 में हुआ। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन जो निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। यहाँ मांग से पूर्ति अधिक होती है, क्रेता का बाजार कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। कल्चर्ड मोती का उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाश है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसका गठन किया गया था 1956 में। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू JNNURM दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। JNNURM योजना का स्थान वर्ष 2015 से प्रारंभ अमृत, ठीक है, AM अमृत नामक योजना ने ले लिया है। विश्व जनसंख्या दिवस
प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, पीसीएस में आ चुका है ऑलरेडी मैचिंग वगैरह में। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी है। ठीक है, फिर है व्यक्ति, समिति और संबंधित क्षेत्र। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये संबंधित हमारे हरित क्रांति से। एल के झा ये कराधान से, टैक्सेशन से हम संबंधित हैं। सी टी कुरियन ये अर्थशास्त्री थे। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में थे। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार की समिति से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, ये ऑलरेडी आ चुका है 2 बार पीसीएस में। मीरा सेठ समिति ये हथकरघा विकास से संबंधित है। तारापुर समिति बहुत बार आ चुका है, रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए है। और राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए। ठीक है, ये भी सब, ये ज्यादातर सब क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर साणंद ले जाने का निर्णय लिया था। कहाँ है? गुजरात में। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय वो जिनेवा में है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190 के, जिसमें P व्यक्तिगत पर्सनल को दर्शाता है। ठीक है, ये मान दे रखे ना, P पर्सनल को दिखाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए एवं जीवन बीमा 30,000 रुपए वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट की मुख्य बातें क्या है? भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। अगले 25 साल मतलब भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया जाएगा। कौन कौन है? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद। ठीक है, ये हमारी 4 क्या थी? प्राथमिकताएं थी। फिर है पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के 7 कारक है, 7 इंजन है। क्या है? सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाए। ठीक है, टारगेट है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में 4 स्थलों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्ष 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी की क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2,000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। ठीक है, रुपया आता है, रुपया जाता है, ये इसको आगे हम देखेंगे। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कितने? 100। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, रोपवे बना तो रहे हैं लेकिन बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। अभी 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
कीटनाशकों एवं पोषण तत्वों के छिड़काव के लिए, इन सब के लिए क्या हम किसान ड्रोन यूज करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को, इस जितने भी पोर्टल है वेबसाइट से, इनको सबको जोड़ा जाएगा। फिर है 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवच को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, ठीक है, DESH स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के लिए ड्रोन के लिए स्टार्टअप को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर है पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, ठीक। फिर है गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। रुपया आता और रुपया जाता। रुपया सबसे ज्यादा आता कहाँ से है, तो उधार एवं अन्य देयताएं से 35% आता है। निगम कर से 15%, आयकर से 15%, सीमा शुल्क से 5%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7%, माल और सेवा कर जीएसटी से हमें 16% मिलता है। कर भिन्न राजस्व 5% और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां इससे 2%। फिर है रुपया जाता कहाँ है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 15%, फिर ब्याज अदायगी 20%, रक्षा 8%, आर्थिक सहायता 8%, फिर है वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 10% जाता है। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, पेंशन पे 4%, अन्य व्यय पे 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पे 9% पैसा जाता है। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नंबर्स पे नहीं जाते, ठीक है। इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसका नोडल सेंटर मिन्हांस NIMHANS होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु उसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 22-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBU स्थापित किए जाएंगे। संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो गया है, 6.9% हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4 रहने का अनुमान है, ठीक है। संशोधित अनुमान 2021-22 में राजस्व घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 हो गया था। बजट अनुमान 2022-23 में क्या हो रहा है, राजस्व घाटा ये GDP का 3.8% रहने का इसमें हम अनुमान लगा रहे हैं। फिर है संशोधित अनुमान 2021-22 में प्राथमिक घाटा ये बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। फिर है बजट अनुमान 2022-23 में प्राथमिक घाटा GDP का 2.8% रहने का अनुमान है।
फिर है वस्तु एवं सेवा कर। परिचय। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से अधिनियम से। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान करता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपनी पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ को स्थापित किया है। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक हैं। क्या क्या है? एक हमारा केंद्रीय जीएसटी लगता है और दूसरा लगता है राज्य जीएसटी। किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र सीजीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य क्या लगाता है? एसजीएसटी लगाता है, स्टेट जीएसटी, और उसका संग्रहण करता है। इसके बाद है इसके अतिरिक्त वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A सब क्लॉज 1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाया जाता है। यह सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। इसे केंद्र लगाता है, संग्रहित करता है तथा यह केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। जीएसटी में शामिल कर केंद्रीय कर कौन कौन है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ठीक, और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अभिभार एवं उपकर, राज्य कर कौन कौन से है? राज्य मूल संवर्धन कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर, ये सब राज्य कर है। फिर है क्षतिपूर्ति। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को वे राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। क्षतिपूर्ति हेतु आधार वर्ष 2015-16 है। जीएसटी परिषद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की गठन करेंगे। इसी के पालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। संरचना क्या है इसकी? अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। उपाध्यक्ष होता है सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त प्रभार, राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करे। पहले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरें। वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी परिषद द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर छूट दी गई। ठीक है। फिर है शेष वस्तु एवं सेवा कर वर्गों पर 5%, 12%, 8%, 28% कर लगाने का प्रावधान किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, पहले 20 लाख रुपए था, तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में बाहर रखा गया है। 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 लाख करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हेतु
कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया है। विविध आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867-68 में किया था। ठीक है, ये तो पीसेस में बहुत बार आया क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। जननांकिकी संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा गया है यूपीपीसीएस में। प्रथम चरण में क्या होता है भाई, जो हमारी जन्म दर होती है वो बहुत उच्च होती है और जो मृत्यु दर है वो भी बहुत ऊंची होती है। द्वितीय चरण में क्या होता है, जो जन्म दर है उच्च होने के साथ मृत्यु दर में थोड़ी कमी होती है। जब मृत्यु दर में कमी आती है तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, जो जन्म दर है वो भी कम होता है और मृत्यु दर है वो भी कम होता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक कौन मानता है, भूटान मानता है। ठीक है, भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDP का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता चला जा रहा है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात बंद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन था वो खत्म हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और सेक्शन की। तब तक के लिए टेक केयर।